सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा आठ भारत की खोज कक्षा 8 एनसीईआरटी हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पूरक पाठ्य पुस्तक है भारत की खोज, उसके अध्याय अंतिम दौर 2। इससे पूर्व हम अंतिम दौर 1 अध्याय का अध्ययन कर चुके थे। आज है अंतिम दौर 2। तो अंतिम दौर 2 इसका अध्ययन हम आज करेंगे। सर्वप्रथम मैं संग्राम सिंह, केंद्रीय विद्यालय संगठन, आपका अपनी इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतिम दौर 2, राष्ट्रीयता बनाम साम्राज्यवाद, मध्य वर्ग की बेबसी, गांधी का आगमन। राष्ट्रीयता की भावना और साम्राज्यवाद जो इंग्लैंड ब्रिटेन की तरफ से चल रहा था, और मध्य वर्ग की बेबसी और गांधी जी का आगमन। पहला विश्व युद्ध आरंभ हुआ, राजनीति उतार पर थी। इसका कारण था कांग्रेस का तथाकथित गर्म दल और नरम दल में विभाजन और युद्ध काल में लागू किए गए नियम और प्रतिबंध। देखिए, कांग्रेस का जो 2 दलों में विभाजन हो गया था, एक नरम दल और एक गर्म दल। ठीक है, जो नरम दल था वो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला था, और जो गर्म दल था वो हिंसा में विश्वास रखता था। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, परंतु वो हक पाने के लिए जो हिंसा की जा रही है उस पर विश्वास रखता था। ठीक है, तो जो कांग्रेस के 2 दल बन चुके थे, गर्म दल और नरम दल। अंततः विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शांति के परिणाम स्वरूप देश में राहत और प्रगति की बजाय दमनकारी कानून और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। तो विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात क्या हुआ? देश में होना चाहिए थी प्रगति, परंतु दमनकारी कानून बनाए गए और पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। जनता में अपमान की कड़वाहट और क्रोध का आवेश भर गया। ऐसे समय में जब हमारे देश के पौरुष को लगातार कुचला जा रहा था, शोषण की लगातार निर्मम प्रक्रिया से हमारी गरीबी बढ़ रही थी और हमारी जीवन शक्ति क्षीण हो रही थी, तो यहां पर एक शब्द है आपके मार्शल। दमनकारी कानून चालू है। मार्शल लॉ क्या होता है? मार्शल लॉ जो होता है वो एक ऐसी न्याय व्यवस्था होती है जिसमें सैन्य बलों को, जो फोर्सेज हैं, डिफेंस फोर्सेज हैं, उनको किसी क्षेत्र का शासन और नियंत्रण दे दिया जाता है, अधिकार उस पर पूरा दे दिया जाता है। पंजाब, ऐसा नहीं पूरे भारत पर लागू, एक क्षेत्र पर, तो पंजाब पर ये लागू किया गया, जिसकी पूरी जो अधिकार था वो सेना को दे दिया गया। ठीक है, किसान वर्ग दब्बू और भयभीत था। जो किसान वर्ग था वो दब्बू था, दबा हुआ था, भयभीत था। कारखाने के मजदूरों की स्थिति भी बेहतर नहीं थी। मध्य वर्ग और बुद्धिजीवी लोग जो इस सर्वग्रासी अंधकार में आकाशदीप हो सकते थे, खुद इस सर्वव्यापी उदासी में डूबे हुए थे। मतलब मध्य वर्ग जो बुद्धिजीवी लोग थे, उनसे ये उम्मीद थी कि शायद वो इस कठिन समय में कुछ अच्छा कर सकते हैं, परंतु वो खुद उदासी में डूबे हुए थे। और तब गांधी जी का आगमन हुआ। वे ताजा हवा के ऐसे झोंके की तरह आए जिसने फैलकर हमें गहरी सांस लेने की योग्य बनाया। वे ऊपर से अवतरित नहीं हुए थे, वे भारत की करोड़ों की आबादी के बीच से ही निकलकर आए थे। वे उन्हीं की भाषा में बोलते थे, लगातार उनकी शोचनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि इन मजदूर और किसानों की पीठ से उतर जाओ। तुम सब जो उनके शोषण के सहारे जिंदा हो, उस व्यवस्था को समाप्त कर दो। इस गरीबी और दुर्गति की जड़ है। उन्होंने जो कुछ कहा, हमने उनमें से ज्यादातर बातों को आंशिक रूप से माना और कभी कभी बिल्कुल नहीं माना, लेकिन यह गौण बात थी। उनकी शिक्षा का सार था निर्भयता और सत्य, और इनसे जुड़ा हुआ करो। तो गांधी जी जो थे, उन्होंने ऐसा नहीं कि कोई अवतरित हुए थे, वो हमारे बीच में से एक थे। और ये सब नेहरू जी बोल रहे हैं, ठीक है, कि नेहरू जी ने लिखा ये, तो उन्हीं की भाषा बोलते थे और लगातार शोचनीय स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करते थे। ठीक है, उस समय का वर्ग जो था वो किसानों और जो मजदूरों का शोषण होता था उस पर चुप था। तो वो यही बोलते थे कि इनकी शोषण पर अगर हम चुप रहेंगे तो आगे जाकर हमारी भी दुर्गति ऐसी हो सकती है जो इस समय इनकी है। ठीक है, और उन्होंने जितना भी उनकी शिक्षा का सार बताया गया, निर्भयता, किसी से डरना नहीं है, सत्य की राह पर चलना है और सत्य से जुड़े हुए सारे कर्म करने हैं। वे हमेशा सामान्य जनता की खुशहाली पर नजर रखते थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के अधीन सबसे प्रबल एहसास था भय, व्यापक दमनकारी दम घोटू भय, सेना का, पुलिस का, दूर दूर तक फैले हुए खुफिया विभाग का भय, अफसरों व जमींदारों के कारिंदारों का भय, साहूकार का भय, बेकारी और भुखमरी का भय जो हमेशा करीब खड़ा रहता था। चारों तरफ फैले इस डर के खिलाफ ही गांधी जी की शांत किंतु दृढ़ आवाज थी, डरो मत। तो जो उस समय ब्रिटिश शासन था, उन्होंने भारत पर जो अधिकार कर रखा था, वो उनकी जो उसका एक ही उनके पास साधन था, राज करने का, भय, डरा करके पूरी तरह से उन्होंने हर क्षेत्र में सबको डरा कर रखा हुआ था। तो गांधी जी ने बस यही बोला कि डरो मत। इस तरह लोगों के ऊपर से भय का काला लबादा उड़ गया
पूरी तरह तो नहीं पर आश्चर्यजनक मात्रा में। तो जो लोग डरे हुए थे वो गांधी जी के आने से थोड़ा उनका डर निकलने लगा, क्योंकि भय का झूठ से नजदीक का संबंध होता है। जैसे जैसे झूठ और लुक छिपकर काम करने की जरूरत कम होती गई, वैसे वैसे एक व्यापक परिवर्तन दिखाई देने लगा। यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। गांधी जी ने भारत में करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्रा में प्रभावित किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन की पूरी बनावट को ही बदल दिया, कुछ पर आंशिक प्रभाव पड़ा या फिर प्रभाव मिट गया, पर पूरी तरह नहीं। अलग अलग लोगों में प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हुई और हर आदमी के पास इस सवाल का अलग अलग जवाब था। तो गांधी जी ने भारत के लोगों को कुछ तो प्रभावित किया ही था। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सक्रिय। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के संगठन में प्रवेश किया और तत्काल उसके संविधान में पूरी तरह परिवर्तन ला दिया। उन्होंने उसे लोकतांत्रिक और लोक संगठन बनाया। किसको? कांग्रेस। किसने बनाया लोकतांत्रिक और लोक संगठन? गांधी जी ने। अब उसमें किसानों ने प्रवेश किया। और अपने नए रूप में वह एक विशाल किसान संगठन दिखाई देने लगा, जिसमें मध्य वर्ग के लोग संख्या में छितरे हुए थे, लेकिन उनका जोर काफी था। अब उसका खेती हर चरित्र बढ़ने लगा। औद्योगिक मजदूर भी उसमें आए, लेकिन अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, अलग रूप से, संगठित रूप में नहीं। देखिए, तो उन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक लोक संगठन बना दिया। अब उसमें किसानों का प्रवेश होने लगा, मध्य वर्ग का प्रवेश हुआ, मजदूरों का प्रवेश हुआ। इस संगठन का लक्ष्य और आधार था सक्रियता, एक्टिव। ठीक है, ऐसी सक्रियता जिसका आधार शांतिपूर्ण पद्धति था। और कैसा एक्टिव कैसा होना है आपको? शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से। अब तक जो विकल्प थे उनमें या तो केवल बातचीत करना और प्रस्ताव पारित करना था, अथवा हिंसक कार्रवाई करना। अब तक जो कांग्रेस के अंदर जो थे नियम, वो ये थे, बातचीत करो, प्रस्ताव पारित करो या हिंसक कार्रवाई करो। इन दोनों तरीकों से एक तरफ हटा दिया गया और हिंसा की विशेष रूप से निंदा की गई, क्योंकि वह कांग्रेस की मूल नीति के खिलाफ था। जो हिंसा थी उसकी निंदा की गई और उसको कांग्रेस से हटाने का काम किया गया। काम करने का एक नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरह शांतिपूर्ण था। गांधी जी ने पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से काम करने पर जोर दिया, लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता था उनके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया। जो तरीका था उनका शांतिपूर्ण था, परंतु ऐसा भी नहीं कि शांतिपूर्ण तरीके में वो गलत के आगे सिर झुकाकर खड़े रहे। नहीं, जो गलत है वो गलत है, उसके आगे सिर झुकाना उनको मंजूर नहीं था। एक नया तरीका निकाला गया जो पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन जिस बात को गलत समझा जाता उसके आगे सिर झुकाना मंजूर नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप इस प्रक्रिया में होने वाली जो पीड़ा और कष्ट थे उन्हें खुशी से स्वीकार किया गया। और जब आप शांतिपूर्ण रहेंगे परंतु गलत के आगे झुकेंगे भी नहीं, तो आपको जाहिर सी बात है पीड़ा भी मिलेगी, कष्ट भी मिलेगा। परंतु इस पीड़ा और कष्ट को उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया। गांधी जी विचित्र प्रकार के शांतिवादी थे। वे गतिशील ऊर्जा से भरे सक्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने न कभी भाग्य से हार मानी, न ऐसी बात के सामने सिर झुकाया जिसे वो बुरा समझते थे। उनमें मुकाबला करने की भरपूर शक्ति थी, गर्चे वे ऐसा शांतिपूर्ण शिष्ट ढंग से करते थे। देखो, शांतिवादी थे, पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए थे, भाग्य से कभी हार नहीं मानी, गलत बात के आगे सिर झुकाया नहीं था, बुरी बात को कभी स्वीकार किया नहीं था। ठीक है, सक्रियता का आह्वान दोहरा था। जाहिर है कि विदेशी शासन को चुनौती देने और उसका मुकाबला करने की सक्रियता तो थी ही, अपनी खुद की सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने की सक्रियता भी थी। ठीक है, कांग्रेस के मुख्य आधार थे राष्ट्रीय एकता, जिनमें अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करना और दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप से खत्म करना शामिल था। ये कांग्रेस के मुख्य आधार थे, राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यक, जो मुस्लिम वर्ग हो या क्रिश्चियन वर्ग हो, इनकी समस्याओं का हल करना। और ज्यादातर उसमें अल्पसंख्यक उस समय की जो कंडीशन थी, हम उसमें इस्लाम को, मुस्लिम को ले सकते हैं। दलित जातियों को ऊपर उठाने के साथ छुआछूत के अभिशाप से भी खत्म करना चाहते थे। ये कांग्रेस का मुख्य आधार था। गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियादों पर चोट की। उन्होंने कहा कि खिताब छोड़ देने चाहिए, जो खिताब उनको मिले हैं वो छोड़ देने चाहिए। घर से कम लोगों ने खिताब छोड़े, लेकिन अंग्रेजों द्वारा दिए गए इन खिताबों के लिए आम जनता में इज्जत समाप्त हो गई और ये पतन के प्रतीक बन गए। जो किताब अंग्रेज सरकार देती थी वो कुछ लोगों ने छोड़े, जिन्होंने नहीं छोड़े, परंतु जो आम जनता थी उसके मन में जो खिताब दिए जा रहे थे इनके प्रति इज्जत कम हो गई। नए मापदंड और मूल्य स्थापित हुए। वायसराय के दरबार और रजवाड़ों की शान शौकत जो इतना अधिक प्रभावित करती थी, बेहद उपहासास्पद, अभद्र और शर्मनाक लगने लगी, क्योंकि वह आम जनता की गरीबी और कष्टों से घिरी हुई थी। जो रजवाड़े और दरबार थे उसमें जो शान शौकत होती थी वो जनता के पैसों से जनता को कुचल कर की जाती थी, तो उनके कष्टों से वो घिरी हुई थी। धनी लोगों ने भी कम से कम ऊपरी तौर पर, उनमें से बहुतों ने सादा रहन सहन अपना लिया। वेशभूषा में उनमें और मामूली लोगों में कोई अंतर नहीं रह गया।
ठीक है। तो जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने भी सादा जीवन अपना लिया। कांग्रेस के पुराने नेता जो एक और ज्यादा निष्क्रिय परंपरा में पले थे, इन नए तौर तरीकों को आसानी से नहीं अपना सके और आम जनता की इस उठान से उन्हें परेशानी हुई। अब जो कांग्रेस के पुराने नेता थे, तो जो एक निष्क्रिय परंपराओं सक्रिय नहीं थे, एक्टिव नहीं थे, तो उनको क्या, जब ये नई चीजें सामने आने लगी तो उनको प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन जो हवा पूरे देश में बही, इन लोगों में भी उसका नशा कुछ दूर तक भर गया, परंतु धीरे धीरे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मानस मूलतः निवृत्ति मार्गी है, पर गांधी जी ने इस निवृत्ति मार्ग के एकदम विपरीत थे। भारतीय जनता की निष्क्रियता के विरुद्ध संघर्ष करने और उसे बदलने के लिए जितना काम उन्होंने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। तो यहाँ पर एक शब्द निवृत्ति मार्गी। भारतीय मानस मूलतः निवृत्ति मार्गी, एक जैसा आप एक सर्विस करते हैं तो उसमें आप रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट मतलब वो ना, उस काम को छोड़ देना। तो भारतीय मानस ऐसा था कि जिसमें प्रॉब्लम हो रही है उस काम को वो छोड़ देते थे, ठीक है, निष्क्रिय हो जाते थे जिसमें समस्या आ रही है। तो गांधी जी इसके एकदम विपरीत थे। उन्होंने कहा कि निष्क्रियता के विरुद्ध हमको संघर्ष करना है, निवृत्त नहीं होना है, रिटायर नहीं होना है, हमको उसका फेस करना है, चाहे कुछ भी हो। उन्होंने हमें गांवों की ओर भेजा। कर्म के इस नए संदेश को ले जाने वाले अनगिनत दूतों की गतिविधियों से देहात में चहल पहल मच गई, ठीक है। कर्म का संदेश, कार्य करने का संदेश लाने वाले लोगों के कारण देहात, गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में चहल पहल मच गई। किसानों को झकझोरा गया, झकझोरा गया। हम लोगों पर प्रभाव दूसरे ढंग का था। हमने पहली बार ग्रामीण को उसकी कच्ची झोपड़ी में भूख की उस छाया के साथ जो हमेशा उसका पीछा करती है, चिपटे देखा। हमने इन यात्राओं से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषणों की तुलना में अधिक जाना। ये सारी बातें नेहरू जी कह रहे हैं कि पहली बार ग्रामीण परिवेश में जिस प्रकार गरीब आदमी जीवन यापन कर रहा है उसको हमने देखा। जो भावात्मक अनुभव हम पहले हो चुके थे उन्हें बल मिला, और जो भावात्मक अनुभव हमें देश की जनता से था उससे उस पर हमको बल मिला। ये सब देखने के बाद धरातल पर जब गरीबी देखी गई तब हमें एहसास हुआ, ठीक है। आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधी जी के विचार बहुत सख्त थे। उन्होंने इन सबको कांग्रेस पर लादने की कोशिश नहीं की। हालांकि गांधी जी के जो विचार थे वो और भी ज्यादा सख्त थे, पर उन्होंने इसको कांग्रेस पर लादा नहीं, थोपा नहीं। इनमें से कुछ विचारों को उन्होंने कांग्रेस के बैठाने की कोशिश की। वे सावधानी से आगे बढ़े क्योंकि वे जनता को अपने साथ ले चलना चाहते थे। बहुत से लोगों ने उनके सभी विचारों को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों का उनके बुनियादी दृष्टिकोण से मतभेद था। दो तरह से उनके विचारों का अस्पष्ट किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ा। हर बात की बुनियादी कसौटी यह थी कि उससे आम जनता का भला कहां तक होता है। दूसरी यह कि लक्ष्य भले ही सही हो लेकिन साधन हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो दो तरह से थे उनकी विचारों का जो स्पष्ट, मतलब विचार का स्पष्ट था परंतु प्रभाव पड़ा लोगों पर, ठीक है। और लक्ष्य अगर आपका सही है तो उसके लिए साधन भी महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। गांधी जी मूलतः धर्म प्राण व्यक्ति हैं। वे अपने अंतरतम की गहराइयों तक हिंदू हैं, लेकिन धर्म संबंधी कभी उनकी अवधारणा का किसी भी सिद्धांत, परंपरा, कर्मकांड से कोई संबंध नहीं थे। हिंदू थे परंतु किसी भी कर्मकांड से उनका कोई संबंध नहीं। उनका बुनियादी सरोकार उनके नैतिक नियमों में उनके दृढ़ विश्वास है। उनके जो नैतिक नियम थे उनमें उनका दृढ़ विश्वास था, जिन्हें वे सत्य और प्रेम के नियम कहते हैं। सत्य, अहिंसा, ये उनके खुद के दृढ़ विश्वास और नियम थे। सत्य और अहिंसा इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थ के लिए अदल बदल कर इस्तेमाल करते थे। उनका दावा है कि वे हिंदू धर्म की मूल भावना को समझते हैं। उन्होंने हर उस सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर किया जो उनकी आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खाता। उन्होंने ऐसा नहीं कोऑपरेट किसी के साथ नहीं किया, उन्होंने हर सिद्धांत और व्यवहार को नामंजूर कर दिया जो उनकी व्याख्या से मेल नहीं खाता। वे सबसे ऊपर नैतिक नियमों की सत्ता मानते हैं। सबसे ऊपर किसकी सत्ता? नैतिक नियमों की, वह भी उस रूप में जिस रूप में उन्होंने खुद उन्हें समझा है। जीवन के अन्य पक्षों की ही तरह औसत आदमी के लिए इससे राजनीति में परेशानी और अक्सर गलतफहमी पैदा होती है। जीवन के अन्य पक्षों की तरह औसत आदमी के लिए इनसे राजनीति में परेशानी और गलतफहमी, एक कठोर नियम पर चलना, उस पर चलते ही रहना, तो उससे परेशानी हो सकती है, लेकिन कोई बाधा उन्हें अपनी पसंद के सीधे रास्ते से नहीं हटा पाती, क्योंकि एक सीमा के भीतर वे बराबर अपने को बदलती हुई स्थिति के अनुरूप ढालते चलते हैं। वे हमेशा खुद अपने से शुरुआत करते हैं। उनकी कथनी और करनी में इतना मेल होता है जितना हाथ और दस्ताने। वो हर स्थिति को खुद को स्थिति के अनुरूप ढालते हुए चलते हैं। कौन? गांधी जी, ठीक है। और उनकी कथनी और करनी में भी उतना ही मेल था जितना आप कह सकते हैं हाथ और जो हाथ के जो ग्लोव्स होते हैं उनमें जितना मेल होता है उतना उनकी कथनी, जैसा वो बोलते थे वैसा वो करते भी थे, ठीक है। जिस भारत को वे अपनी इच्छाओं और आदर्शों के अनुसार ढालने जा रहे थे
उनके बारे में उनका विचार था, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेंगे कि उसका देश, जिसके निर्माण में उसकी आवाज प्रभावी है। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों के ऊंच नीच वर्ग नहीं होंगे, एक ऐसा भारत जिसमें सब जातियां पूरे संभाव से रहेंगी। ऐसे भारत में छुआछूत या नशीली मदिरा और दवाइयों के अभिशाप के लिए कोई जगह नहीं थी। ये गांधी जी की विचार थे कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करे कि यह देश उसका है और इस देश के निर्माण में उसकी आवाज का योगदान है, उसका भी योगदान है। और जो कोई ऊंचे नीचे वर्ग के लोग नहीं है, कोई जातिगत भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, कोई मदिरा दवाइयों का अभिशाप नहीं है। स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकार होंगे, यही मेरे सपनों का भारत है। स्त्री और पुरुषों का समान अधिकारों में यही मेरे सपनों का भारत है, ऐसा गांधी जी ने कहा। जहां उन्हें अपनी हिंदू विरासत का गर्व था, वहां उन्होंने हिंदू धर्म को एक सार्वभौमिक बाना पहनाने का प्रयत्न किया और सत्य के घेरे में सब धर्मों को शामिल कर दिया। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संकीर्ण बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा, भारतीय संस्कृति न हिंदू है न मुसलमान, न पूरी तरह से कुछ और है, ये सबका मिलाजुला रूप। ये गांधी जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति को हम ये नहीं बोल सकते कि हिंदू है, ना ये हिंदू है ना ये मुस्लिम है, ये पूरी तरह से सबका मिलाजुला रूप है। उन्होंने आगे लिखा, मैं चाहता हूं कि मेरे घर के पास सारे देशों की संस्कृति जितनी स्वतंत्रता से संभव हो उतनी स्वतंत्रता से फैले, लेकिन उनमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे ये मुझे मंजूर। मतलब वो चाहते थे कि सारे देशों की संस्कृति, ठीक है, देश के पास, भारत के पास सारे देशों की संस्कृति फैले, स्वतंत्रता से फैले, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परंतु कोई आए और उनको हानि पहुंचाए ये उनको मंजूर नहीं था। आधुनिक विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, उन्हें मजबूती से पकड़े रखा। डूबे हुए लोगों को उठाने की लगन के सामने और सभी बातों की तरह धर्म का भी उनके लिए गौण स्थान था। एक अध भूखे राष्ट्र का न कोई धर्म हो सकता है, न कला, न संगठन, क्योंकि भूखे मरते लोगों के लिए जो कुछ भी उपयोगी हो सकता है वो मेरे लिए सुंदर है। आज हम सबसे पहले जिंदगी की जरूरी चीजें दें, उसके बाद जीवन के लिए शोभा की वस्तु और अलंकार अपने आप आ जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरी आकांक्षा है हर आंख से आंसू पोंछ। ये गांधी जी के विचार है कि अगर राष्ट्र भूखा है, राष्ट्र गरीब है, तो वहां न तो कला है, न आर्ट है, न ग्रुप है, कुछ नहीं है। अगर कोई भूखा मरता हुआ आदमी के लिए जो चीज उपयोगी है वही उस समय सबसे सुंदर है, और उस चीज को अगर उसने पा लिया तो फिर जो है अलंकार जितने भी दिखावटी है वो सब मिल जाएंगे। तो गांधी जी की आकांक्षा ये थी कि हर आंख से आंसू पोंछ लेना। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस अद्भुत रूप से तेजस्वी आदमी ने, जिसका पैमाना सबसे गरीब आदमी है, भारत की सामान्य जनता को सम्मोहित कर लिया, उन्हें चुंबक की तरह आकर्षित कर लिया। किसने? गांधी जी ने। भारत की सामान्य जनता को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया चुंबक की तरह। वे उनको अतीत के साथ भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी की तरह जान पड़े। उन्होंने केवल अपने अनुयायियों में नहीं बल्कि अपने विरोधियों में भी, उन तमाम तटस्थ लोगों में जो इस बारे में निश्चय नहीं कर पाते थे कि क्या सोचना है क्या करना है, मनोवैज्ञानिक क्रांति पैदा की गांधी जी। ऐसा नहीं वो अपने अनुयायियों तक सीमित है, विरोधियों के मन में भी उन्होंने एक क्रांति पैदा की। कांग्रेस पर गांधी जी का प्रभुत्व था, लेकिन एक खास किस्म का अधिकार था, क्योंकि कांग्रेस एक सक्रिय विद्रोही अनेक पक्षीय संगठन था जिसमें तरह तरह की राय होती थी और उसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता था। गांधी जी अक्सर दूसरों की इच्छा के सामने झुक जाते थे, कभी कभी वे अपने विरुद्ध फैसलों को भी स्वीकार कर लेते थे। इसी तरह सन 1920 में नेशनल कांग्रेस ने और काफी हद तक देश ने इस नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया। एक के बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसके कारण बहुत कष्ट उठाने पड़े, लेकिन इन मुसीबतों को चूंकि खुद आमंत्रित किया गया था इसलिए उनसे शक्ति ही मिली। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था तब भी भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था। ऐसा नहीं कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तभी असहयोग करेंगे, अवज्ञा करेंगे। उनका सरकारी तंत्र से, भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से असहयोग जारी था, गर्चे उसका आक्रामक चरित्र समाप्त हो गया था। आक्रामक नहीं था, शांतिपूर्ण तरीके से था। अब है अल्पसंख्यकों की समस्या, मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना। जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था, वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना था ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। पर्याप्त संरक्षण किसको चाहिए? अल्पसंख्यक, बहुसंख्यकों के खिलाफ। भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं, वे धार्मिक अल्पसंख्यक थे। जिस प्रकार दूसरे देशों में जातीय और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक होते हैं, उसी प्रकार भारत में ऐसा नहीं था। भारत में थे धार्मिक, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक।
जातीय दृष्टि से भारत एक विचित्र मिश्रण है, पर जातीय सवाल भारत में न कभी उठे हैं न उठ सकते हैं। धर्म इन जाति विभिन्नताओं के ऊपर है। जातियां या तो एक दूसरे से मिल जाती है या उनमें अंतर करना कठिन होता है। जाहिर है कि धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती। जो धार्मिक दीवारें हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो दीवारें बनी हुई है, ये स्थायी नहीं होती है। जो व्यक्ति अपना धर्म बदलता है उसकी जातीय पृष्ठभूमि, उसकी जातीय भाषिक विरासत नष्ट नहीं हो जाती। ऐसा नहीं किसी ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसकी जो जातीय विरासत है वो नष्ट हो गई, वो नहीं होती। परंतु राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया। जो पॉलिटिक्स था उसमें जो धर्म का स्थान किसने ले लिया? सांप्रदायिकता। यह एक संकीर्ण समुदाय होता है जो मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक वर्ग को बनाता है, किंतु वास्तव में उसकी दिलचस्पी राजनीतिक शक्ति और अपने समुदाय को बढ़ावा देना। ये राजनीतिक इच्छा शक्ति हम बोल सकते हैं कि धार्मिक वर्ग बनाना। अब इसके लिए नहीं कि उसका उस धर्म में इंटरेस्ट नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अपने समुदाय को आगे बढ़ाना, लीडरशिप करना उस समुदाय की, तो उसके लिए जो मुद्दा होता है उसको सांप्रदायिकता का जामा पहना दिया गया। कांग्रेस सांप्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी ताकि प्रगति के मार्ग की रुकावट को दूर किया जा सके। कांग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप से हिंदू थे, लेकिन उनमें बड़ी संख्या में मुसलमान के अलावा दूसरे तमाम धर्म के लोग जैसे सिख ईसाई आदि भी थे। इसलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना उनकी मजबूरी थी। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। कांग्रेस निस्संदेह एका चाहती थी और उसे मानकर चलती थी, पर उसे ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को सिर्फ एक सांचे में कस दिया जाए। ठीक है, जो कांग्रेस थी उसके अंदर हिंदू थे, सारे धर्म के लोग थे, तो ऐसा है वो एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनको विचार करना बहुत उनकी एक मजबूरी थी। ठीक है, काफी दूर तक प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई और विभिन्न समुदायों की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर भी सहमति हो गई। दो बुनियादी प्रश्नों पर कांग्रेस अड़ी रही, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। ये कांग्रेस के प्रश्न थे कि राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए और लोकतंत्र। आधी शताब्दी तक अपने विकास के समय वह इन पर बराबर बल देती रही, इस पर, राष्ट्रीय एकता पर और लोकतंत्र। गुजरे जमाने में कम से कम सिद्धांत में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया था, लेकिन उसकी नीतियां हमें सीधे उस दिशा में ले गई जहां इन दोनों का ही अस्वीकार था। समर्थन तो किया ब्रिटिश सरकार ने, परंतु उसकी नीतियां इन दोनों के खिलाफ चली गई। अगस्त 1940 में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती। ये ब्रिटिश सरकार की नीति थी, फूट डालो और राज करो। तो वो भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन तो करते थे, पर उनकी नीतियां फूट डालो राज्य करने की थी, तो दोनों चीजें एक साथ होती नहीं। ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार लोग खुल्लम खुल्ला हमसे यह कहने लगे कि शायद किसी नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े, और यह भी कि भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं, हम सांप्रदायिक समस्या का कोई ऐसा हल न ढूंढ सके जो सब पार्टियां मंजूर। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी और कांग्रेस ने, ब्रिटिश सरकार ने इसका फायदा भी उठाया और उन्होंने ये कहा कि भारत में नई व्यवस्था लागू होनी चाहिए, चाहे उसके लिए भारतीय एकता की बलि चढ़ानी पड़े। अब यह साफ जाहिर है कि भारत में बहुत से सामंती और प्रतिक्रियावादी समुदाय हैं। इनमें से कुछ यहाँ की जमीन की उपज और कुछ को जन्म देकर उनका पालन पोषण अंग्रेजों ने किया है। संख्या की दृष्टि से भले कम है, पर उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद है। बीते हुए दिनों में अंग्रेजों की जो नीति है, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करके उन पर बल देने की और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की रही। जो अंग्रेजों की नीति क्या रही, मुस्लिम लीग को भी बढ़ावा दे, हिंदू महासभा को भी बढ़ावा दे, और ये किसके विरुद्ध जाएगा, ये कांग्रेस के विरुद्ध जाने का रहेगा। मिस्टर जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था। जो मिस्टर जिन्ना है, मुस्लिम लीग के संस्थापक, उनकी मांग का आधार एक नया था, जिसकी उन्होंने हाल ही में घोषणा की कि भारत में दो राष्ट्र, एक हिंदू और मुसलमान। दो ही क्यों, मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है तब तो भारत में बहुत से राष्ट्र, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म थे। तो अगर जो राष्ट्रीयता है, सिटीजनशिप है, नेशनलिटी है, अगर वो उसका बेस ही धर्म है तो भारत में बहुत से राष्ट्र हैं। अब यह कहा जा सकता है कि अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ और उसमें राष्ट्र चिन्ह धीरे धीरे। मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान का या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान था भारत के विभाजन होने में मिस्टर जिन्ना का। इन्हीं की विचारधारा के कारण भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का उदय हुआ, लेकिन उससे दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि वे तो पूरे देश में थे। ठीक है, तो ये है आपके अंतिम दो। ठीक है, भारत की खोज हिंदी एनसीईआरटी पूर्व पाठ्य पुस्तक के अंतिम दो इसका पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। आशा करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।